नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 8 की फाइट का। ये वक्त हुआ है, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा 8 की फाइट का सेंगोल पर संग्राम। दरअसल संसद में स्थापित किए गए सेंगोल पर सियासत गर्म होती जा रही है। विपक्षी दलों ने संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित सेंगोल को हटाने की मांग शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए उसे हटाकर उसकी जगह संविधान स्थापित करने की मांग की। कांग्रेस ने सेंगोल मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सांसद चौधरी का समर्थन किया है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने अपनी मर्जी से सेंगोल लगा दिया, सपा की मांग गलत नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री बी.एल. वर्मा ने सपा नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा नेता को संविधान और संसदीय परंपराओं को देखना चाहिए। बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी ने कहा कि सेंगोल राष्ट्र का प्रतीक है, सेंगोल को स्थापित किया गया था, उसको अब कोई हटा नहीं सकता। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, पहले एक रिपोर्ट। सेंगोल पर मचा सियासी घमासान। इंडिया गठबंधन के दलों ने सेंगोल पर की आपत्ति। देखिए, सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक दिखाने का एक कदम था। एसपी सांसद की मांग, सेंगोल की जगह संविधान की विशाल प्रति लगाएं। लोकतंत्र के मंदिर में सेंगोल रखा जाए, ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा कि सेंगोल प्रतीक है राजदंड का। बीजेपी ने एसपी को बताया संस्कृति विरोधी। ये समाजवादी पार्टी से अपेक्षित है। जो औरंगजेब, टीपू सुल्तान, मुगलों की प्रशंसा करते नहीं थकते। भाजपा और विपक्ष में सेंगोल पर शुरू हुआ संग्राम। एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। सेंगोल पर संग्राम। तो आज 8 की फाइट के मेहमानों का परिचय आपको एक एक करके करा देते हैं। राजेंद्र आर्य कांग्रेस से हैं, राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत। प्रताप राव साहब बीजेपी से हैं, आपका स्वागत प्रताप जी। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार, सर स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं, निरंजन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बीजेपी से प्रताप राव से सवाल करना चाहूंगा। प्रताप जी, जब सेंगोल की स्थापना हुई थी, संग्राम उस वक्त भी छिड़ा था और अब एक बार फिर से 18वीं लोकसभा में संग्राम छिड़ा है सेंगोल को लेकर और कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि राजा रजवाड़ों का शासन खत्म करके ही तो सेंगोल हटा दिया था, लोकतंत्र आया था। अब लोकतंत्र में संविधान की जरूरत है, सेंगोल की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से सेंगोल को हटाने की जो मांग की जा रही है, इस पर आपको क्या लगता है, वजह क्या दिखाई दे रही है? और क्या, दूसरा सवाल, विपक्ष की मांग को सरकार स्वीकार करेगी, इस पर विचार करेगी? रविंद्र जी, पहली बात तो यह है कि हमें समझना पड़ेगा कि सेंगोल जो भारत की स्वतंत्रता की 75 साल बाद 75वीं वर्षगांठ पर जब नई संसद बनी तब स्थापित किया गया। और हम सब जानते हैं कि यही सेंगोल जिसे स्थापित किया गया है, उसे जब देश की सत्ता का हस्तांतरण हुआ, अंग्रेजों ने जब जवाहरलाल नेहरू को जब सत्ता सौंपी, उस समय उन्होंने प्रतीक के तौर पे इस सेंगोल को सौंपा। इसके पीछे एक हमारी प्राचीन परंपरा है, वैदिक परंपरा है कि जब भी कोई राजा दूसरे को अपना राज सौंपता था तो साथ में ये धर्मदंड देता था। अब इसके पीछे क्या भावना थी, हमें वो समझने की जरूरत है। ये दंड किस चीज का प्रतीक है? ये दंड इस बात का प्रतीक है कि आप राजा हो गए, आपके पास सत्ता आ गई, लेकिन आपको भी संविधान के अनुसार, नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार, न्याय के अनुसार शासन करना होगा। ये उस बात का प्रतीक है। और अगर आप नहीं कर रहे तो ये धर्म दंड आपको भी दंड दे सकता है। ये बार बार सत्ता को, सत्ताधीशों को, सत्ता में पहुंचने वालों को, लोकतंत्र के लोक सेवकों को याद दिलाता है कि सत्ता उनके लिए निरंकुश नहीं है। सत्ता जो है, नहीं, विपक्ष कह रहा है कि सेंगोल की जरूरत नहीं है, संविधान की जरूरत है, सेंगोल हटा दीजिए, संविधान विपक्ष के कहने से क्या है? क्यों लग रहा है ऐसा कि विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है? देखिए, अगर
अगर ऐसी बात है तो विपक्ष की अगर बात सुनना चाहते हैं तो विपक्ष को तो जितनी भी हमारी वैदिक परंपराएं हैं या हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं उससे चिढ़ है, उससे घृणा है। इनको इफ्तार की पार्टी अच्छी लगती है। जब तक कांग्रेस का शासन रहा 2014 तक राष्ट्रपति भवन में इफ्तार होता रहा, जो कि हमारी परंपराओं में नहीं था, लेकिन मुसलमानों को खुश करना था। चादर चढ़ाई जाती रही, वो परंपराओं में करते रहे। लेकिन सेंगोल जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जो ये बार बार सत्ता को याद दिलाता है में आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी पहुंचाते हैं, उसका ये पहुंच जाते हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है ना, इसलिए उनको सेंगोल में भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको केवल हिंदू प्रतीकों से दिक्कत है, इनको मुस्लिम प्रतीकों से कोई दिक्कत नहीं है। केवल जहां भी कोई हिंदू प्रतीक आएगा, जहां भी वैदिक प्रतीक आएगा, राजेंद्र जी, संस्कृति, वैदिक और हिंदू प्रतीकों से विपक्ष को ऐतराज है, दिक्कत है, बाकी और धर्मों से आपको कोई ऐतराज नहीं है। सवाल यह कि नेहरू जी को अंग्रेजों की तरफ से उपहार स्वरूप ये सेंगोल दिया गया ब्रिटिश शासकों की तरफ से, और उसके बाद इसी सेंगोल को आपके सहयोगियों की तरफ से हटाने की बात कही गई। क्या यह समूचे इंडिया गठबंधन की मांग है? कांग्रेस भी इसमें शामिल है? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि देश में लोकतंत्र है, देश में राजतंत्र नहीं है। सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है और लोकतंत्र में हमारा जो प्रमुख जो हमारा प्रतीक है वो संविधान है। और हमारे जो दलित सांसद हैं मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी जी, उन्होंने यही तो कहा ना कि भाई आप सेंगोल की जगह संविधान को स्थापित कर दीजिए, और तो कुछ भी नहीं कहा ना। ये एक अच्छी बात कही उन्होंने। मैं आपको लगातार एक बात कहूंगा कि जनमत में चुने हुए नेता को राजा होने का गुरूर नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, विगत 10 सालों में, सुनिए, विगत 10 सालों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी धार्मिक प्रतीकों का, सांस्कृतिक प्रतीकों का सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई और आपने देखा पहली बारिश के अंदर गर्भगृह के अंदर पानी आ गया, ठीक है। उसके बाद में जो रामलला का जो रामपथ बना राम मंदिर को जाने के लिए हनुमानगढ़ी के साथ से, हम भी वहां जाके आए थे, और अभी देखा पूरा मंदिर का जो रामपथ था वो दस गया, क्योंकि उसमें अयोध्या वासियों की जो बद्दुआ लगी थी, उनके मंदिरों को तोड़ा गया था जो प्राचीन मंदिर थे, और अयोध्या के अंदर भाजपा हार गई। और इन्होंने जो सेंगोल को भी स्थापित किया वो तमिलनाडु के अंदर चुनाव जीतने के लिए किया, और तमिलनाडु के अंदर इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर गया। मोदी जी बात करते हैं, देखिए 2019 के अंदर मोदी जी ने केदारनाथ के अंदर ध्यान लगाया था, और कुछ ही दिन पहले, मतलब साल भर के करीब हो गया, पता चला कि केदारनाथ के गर्भगृह में सोना पीतल में तब्दील हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे धार्मिक प्रतीक हैं या जो हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं, उनका चुनाव जीतने के लिए मैं राजेंद्र जी वही तो सवाल कर रहा हूं जो बीजेपी ने भी आपसे पूछा। मैं आपकी बात को पूछूंगा बीजेपी से, लेकिन उन्होंने कहा, आपने आरोप लगाया, आपने कहा कि चुनाव जीतने के लिए वो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस भारतीय धर्म संस्कृति को अपनाती नहीं है, उससे विरोध करती है। देखिए, कांग्रेस भारतीय धर्म संस्कृति को जहां उसका स्थान होना चाहिए वहां पे काबिज रखना चाहती है, उसको राजनीति में नहीं लाना चाहती। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मोदी जी ने गर्भगृह के अंदर पूजा की और वहां पे जो सोना था वो पीतल हो गया। अब बताइए किसकी जिम्मेदारी? पीएम जय श्री राम कहते थे, अब जय श्री जगन्नाथ कहने लगे। अरे उनका जो काम निकल गया उसके बाद सेंगोल को हटा देना चाहिए। सिर्फ और कांग्रेस से कह रही है सेंगोल नहीं रहना चाहिए। मैं कह रहा हूं वहां पे आपके संविधान की जो प्रिस्कृत प्रति हो, उसका एक प्रतीक चिन्ह हो, वो वहां पे स्थापित सेंगोल है हो या नहीं हो, सेंगोल होना चाहिए या नहीं, सेंगोल रहे या सेंगोल। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमें लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना पड़ेगा। मैं जवाहरलाल नेहरू का एक बार फिर से जिक्र करूंगा। जवाहरलाल नेहरू को उपहार में दिया गया था, जवाहरलाल उन्होंने पहले उसको रखा था, स्थापित किया था, फिर हटाया था बाद में। सुनिए, चूंकि राजतंत्र से लोकतंत्र आया था, तो जो राजा था, जो महारानी की तरफ से जो प्रतीक दिया गया, उसका उन्होंने सम्मान किया, उसके बाद में उनको संग्रहालय में रखवा दिया। तो आप मेरी बात सुनिए, यह चीज नहीं है। देश लोकतंत्र संविधान से चलेगा, ना कि राजा के किसी दंड से। प्रताप राव जी, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। प्रताप राव जी, आप चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, और
मैं बिल्कुल साहब गोई से इस बात को कबूल करना चाहूंगा। ये राजेंद्र आर्य साहब से ही मुझे पता चला कि मोहनलालगंज के सांसद, ये तो मुझे जानकारी थी कि मोहनलालगंज के सांसद दलित समुदाय से आते हैं, ये मुझे अभी जानकारी लगी। जी प्रताप राव जी। हाँ रविंद्र जी, मैं पहली बात तो कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं कि वहां संविधान को स्थापित कर देना चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि संविधान, वो संविधान जिसका कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान जिसको कुरूप कर दिया था, जिसमें सारे के सारे हिंदू प्रतीकों को, जो कि उसके मूल में जो सारे के सारे चित्र थे, जो राम के चित्र थे। अभी सुनिए, अब सुनिए आप राजन जी, राजन जी बोलने दीजिए अभी उनको। आप देखिए, इनको चुप कीजिए और जवाब एक राजन जी डिस्कस करना चाहते हैं। राजन जी देखिए जवाब बोल रहे थे, मैंने उनको टोका, संविधान को तोड़ने वाले, चुप हो गए थे, नहीं संविधान को तोड़ने वाले। आप देखिए मैं बता रहा हूं, नहीं प्रताप जी सवाल का जवाब ये दीजिए। अगर प्रताप जी इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप चुनाव जीतने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। मैं बता रहा हूं, लेकिन इनको चुप कीजिए। देखिए डिबेट होने दीजिए। बोलिए दो तरह की है, अगर मान लो चिल्ली बोलिए प्रताप जी बोलिए। हाँ बिल्कुल, हम भी नहीं चाहते कोई चिल्लाए, लेकिन डिबेट कीजिए। मेरा यह कहना है कि इन्होंने अभी कहा कि सेंगोल स्थापित किया और तमिलनाडु में एनडीए हार गया, तो अगर हम चुनाव के लिए करते तो वहां परिणाम ऐसे क्यों आते? पहली बात। दूसरी बात, ये संविधान की कह रहे हैं, उस संविधान की प्रति को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, उसमें किस तरह से पलटा गया। फिर संविधान की बात आती है। अभी सुनिए संविधान की प्रतियां जलाई थी 1974 में क्या हुआ? 1974 में संविधान को किनारे रखकर आपातकाल लगा दिया गया, संविधान को ध्वस्त कर दिया गया और ये मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया, मीडिया को रोक दिया गया। निरंजन पोद्दार सर के पास आता हूं। निरंजन पोद्दार जी, मुझे यह बताइए कि चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन संविधान को लेकर गंभीरता और किसका कितना संविधान, कौन कितने करीब संविधान के, किसने संविधान की सराहना की, बचाए रखा, उसको आगे लेकर जाएंगे, चर्चा और लड़ाई अभी भी इसी पर टिकी हुई है। निरंजन जी। रविंद्र जी थोड़ा सा समय देके चलिएगा और माफी चाहूंगा, मुझे टोकिएगा मत। बहुत महत्वपूर्ण विषय आज आप लेकर के आए हैं रविंद्र जी। संविधान की बात हो, संविधान केंद्रीय हॉल के अंदर प्राइम स्थान के ऊपर रखा हुआ है और संविधान शिरोधार्य है। ऐसा कोई भारत का नागरिक नहीं है जो संविधान को कहीं नकारता हो। लेकिन बात जब सेंगोल की आती है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि ये कह रहे कि राजदंड राजाओं महाराजाओं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि इस देश की जो गौरवशाली परंपरा, इस देश के गौरवशाली इतिहास है, उससे इनको समस्या क्या है? क्योंकि आजाद इतिहास के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन, उसके बाद में हुमायूं रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, फलाना रोड, जिन जगहों के ऊपर हमारे देवतुल्य गुरुओं की जो शहादत हुई, वहां पे भी आप ये समझ लीजिए गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, वो भी वहां पे भी कोई गुरु तेग बहादुर रोड नहीं है, वहां पे भी अकबर रोड है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से आज देश के अंदर इस देश की संस्कृति को, इस देश के इतिहास को ये छत विक्षत करने पर लगे हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर कह रहे हैं राजदंड का ये प्रतीक है, तो मुझे एक बात बताइए, अशोक स्तंभ किस चीज का प्रतीक है? अशोक चक्र किस चीज का प्रतीक है? लाल किले के ऊपर प्राचीर पर झंडा फहराया जाता है, किस लिए फहराया जाता है? क्या वो वहां से राज शासन नहीं चलता था? रही बात यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके से हमारे जो वीर है, हमारे जो क्षत्रिय है, जो आप फिर ये बात महाराज राज शिवाजी राज को भी आप दरकिनार कर दीजिए, संभाजी को भी दरकिनार कर दीजिए, पृथ्वीराज चौहान जी को भी दरकिनार कर दीजिए, महाराजा छत्रसाल को भी, महाराजा सूरजमल जी को भी आप सबको दरकिनार कर दीजिए, महाराजा रणजीत सिंह जी को भी कह दीजिए, वो भी सब राजतंत्र के प्रतीक थे। तो क्या चाहते हैं आप? आप ये चाहते हैं कि आप ये सती स्वरूपा महारानी, कभी आप महारानी पद्मावती का अपमान करते, कभी किसी चीज का अपमान करते। अरे भाई आप नहीं, देखिए निरंजन जी, आपने लगातार अपनी बात को रखा। मैं ये कह रहा हूं कि शंका है, सवाल है कि यह सब चुनाव के लिए किया जा रहा है। चाहे इन प्रतीकों को आगे लाया जाए तो भी चुनाव जीतने के लिए किया जाए, चाहे इन प्रतीकों पर सवाल उठाया जाए, किसी वर्ग का नाम लिया जाए, समुदाय का नाम लिया जाए। और यहां राकेश जी आर्य साहब ने बोला कि ये तो दलित सांसद की तरफ से उठाया हुआ है, वर्ग का नाम लिया जाए तो ये चुनाव जीतने के लिए ही, हराने के लिए ही दोनों पक्षों की तरफ से इस्तेमाल किया जाए, ये सवाल है।
रविंद्र जी, अगर चुनाव जीता जा सकता है ऐसी चीजों से, मतलब ये काम जनप्रिय है ना, जनता को प्रिय लगते हैं, इसीलिए तो वोट देती होगी इन कामों पे जनता। तो शासन किसके लिए? हार गए ना तमिलनाडु में, एक भी सीट नहीं मिली, जनता के लिए। अयोध्या में हार गए, वही तो बता रहे हैं। बताइए, रही बात ये जो नहीं, अयोध्या में हार गई। आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई इस देश का जो, रविंद्र जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, जहां जहां आप ये समझ लीजिए विदेशी शक्तियों का आक्रमण हुआ, जहां जहां विदेशी शक्तियों का शासन हुआ, वहां की संस्कृतियां बदल गई। चाहे आप पर्शिया को ईरान समझ लीजिए, चाहे आप कंधार को अफगानिस्तान समझ लीजिए, चाहे आप हिंदू एशिया को इंडोनेशिया समझ लीजिए। लेकिन ये भारत, रविंद्र जी 10 सेकंड, ये भारत जो है, इसके अंदर ये संस्कृति इन्हीं प्रतीक चिन्हों की वजह से बची हुई है, जिन लोगों ने। मिथिलेश सर, मेरा सीधा सा सवाल यही है, मैं यही जानना चाह रहा हूं, जब सेंगोल की स्थापना हुई तब संग्राम हुआ, लेकिन आज की तारीख में इस मुद्दे को उठाना, इसको लेकर विवाद या इसको लेकर अपनी अपनी बातों को रखना, क्या ये टाइमिंग है? क्या इसके पीछे की वजह है? और ये मुद्दा मसला कितना आगे तक जाता हुआ आपको दिखाई देता है? मुझे इसी पर जवाब चाहिए मिथिलेश जी। देखिए, जो ये मुद्दा उठाया गया है, कहीं न कहीं जो कल ओम बिरला जी ने जिस अंदाज में आपातकाल का याद दिलाई और उसका जवाब देने के लिए दिया गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या अशोक स्तंभ जो एक उठाया गया, क्या मुंडकोपनिषद से जो लिया गया सत्यमेव जयते, उसको बदल देंगे? वो भी राजतंत्र का, जो भारत को आजादी का इंडिया फ्रीडम एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, वो उपनिवेश था, वो भी राजतंत्र का प्रतीक है। तो इस तरीके की बहस करना मुझे लगता है बेईमानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मोनार्की है, जो राजतंत्र है और जो डेमोक्रेसी, उसमें काफी सिमिलरिटी है। क्योंकि राजतंत्र में भी यही कहा गया है कि जा सुराज में प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। और हमारे लोकतंत्र में भी यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को, जो महात्मा गांधी ने कहा, उसको न्याय दिलाना, यही लोकतंत्र की भाषा है। राजतंत्र में भी वही मंत्री हुआ करते थे, ये थे। और राजतंत्र में भी राजा ये शपथ लेता था कि मेरे सिर पर जब तक ही ताज रहेगा, जब तक मैं जनता की भलाई करता रहूंगा। तो इस तरीके का एक बेमानी एक आवरण बनाना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ऊपर प्रहार करना, केवल यह कि उस इशू को डाइल्यूट कर दिया जाए। जो कल 1975 की याद दिलाई गई, जो आपातकाल के जख्म हरे हुए जो संविधान पे, तो अब वो संविधान हितैषी बन के कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी है, उनमें 1 जून को अगर आप अखिलेश यादव का ट्वीट पढ़ें और उसके बाद ये आर के चौधरी जी का आया, तो वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह हमला करना चाहते हैं कि 10 साल में जितने रविवार नहीं होते, उतनी बार उन्होंने संविधान इसको लोकसभा को नहीं चलाया और 30 से ज्यादा बार केवल प्रधानमंत्री ने संबोधन किया। और जिस अंदाज में कल अखिलेश यादव ने ओम बिरला जी के सम्मान में बोलते हुए कहा था कि आपसे उम्मीद रखते हैं कि अब आप 100 सांसदों को बाहर नहीं करेंगे, तो लोकतंत्र की आवाज को मजबूत करेंगे। तो ये पटकथा तो कल ही लिख दी गई थी जब ओम बिरला जी ने कमान संभाली थी और उनके सामने अखिलेश यादव बोले थे। 1 जून को उनका ट्वीट, तो एक मुझे लगता है कि एक मुझे पूरी पटकथा लिखी गई थी कि अगर ये होता है, क्योंकि 25 जून और 26 जून कांग्रेस को भी पता था और समाजवादी को भी पता था कि ये बीजेपी इस मौके को नहीं चूकेगी। और बीजेपी जनता को, जिस तरीके से जयपुर में भी मुख्यमंत्री भजनलाल ने लोकतंत्र के प्रेरक बताकर राजेंद्र गहलोत, घनश्याम तिवारी और लेकिन एक संक्षेप में बताइएगा मिथिलेश जी, क्या आपको लगता है कि अब सेंगोल की बहस से आगे बढ़कर और जरूरी जनहितैषी मुद्दों पर भी चर्चा करनी चाहिए, इसको पीछे छोड़ देना चाहिए? निश्चित रूप से इसको भूल जाना चाहिए। जो बेरोजगारी है, जो नीट के पेपर की चीट है जिस पर धर्मेंद्र प्रधान जवाब देंगे, जो एमएसपी का मुद्दा है, जो आम आदमी के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मुद्दा है, जो इशू कांग्रेस ने बनाए थे, जो राहुल गांधी ने न्याय यात्रा में उठाए थे, उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। अब वो नेता प्रतिपक्ष बन गए 10 साल के लंबे इंतजार के बाद। तो हिंदुस्तान की जनता, लेकिन आज दीपेंद्र हुड्डा जिस तरीके से ओम बिरला जी ने बोले, राजेंद्र थोड़ा गलत रहा। जब शशि थरूर जब शपथ ले रहे थे तब कहा कि आप बैठ जाइए, आपको पता है कि आपके कहने राजेंद्र जी, मैं आपसे सवाल यही करूंगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर सेंगोल का मुद्दा उठाया जाता है तो कांग्रेस भी क्यों उनके ही गेम में आगे बढ़ रही है? आप जो नीट पेपर लीक की बात है, जो चुनाव में आपने महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, आप उस पर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? किसानों के मुद्दे पर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? इसको क्यों आप पीछे नहीं छोड़ रहे? और जो आपके पार्टी के सहयोगी, आपके गठबंधन के सहयोगी अगर बात करें तो आपका फोकस क्यों आउट हो रहा है?
देखिए रविंदर जी, पहली बात तो ये जो विषय है, ये डिबेट का विषय आपने तय किया, हमने नहीं तय किया। और हम तो आज भी चाहते हैं कि आप रोजाना मतलब 24 आवर्स नीट के ऊपर ही डिबेट करवाइए, 24 आवर्स आप बेरोजगारी पे और महंगाई पे डिबेट करवाइए। प्रधानमंत्री, मैं आपके सवालों का ही जवाब दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ये मुद्दा है, ये मुद्दा आर.के. चौधरी जी ने उठाया, जो कि माननीय सांसद हैं। उस मुद्दे पे भी बहस होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे भी हम इस सरकार को घेरेंगे। अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, जितने भी और चिन्ह हैं, वो भी तो राजशाही का प्रतीक है। फिर करिए, फिर इनको क्यों नहीं आप खारिज और खत्म करने की बात करते हैं? मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं ना कि हम उन तमाम मुद्दों पे सरकार को घेरेंगे जिस तरीके से ओम बिरला जी ने जय संविधान बोलने पे आपत्ति की थी, और उनको बहुत सारी बातें ऐसी बोली कि उनपे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जय संविधान बोलने से आपत्ति है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी संविधान के प्रति कितनी वचनबद्धता है। और प्रधानमंत्री जब खुद जब शपथ ले रहे थे, तब उन्होंने संगोल को प्रणाम नहीं किया था, क्योंकि वो अपना काम निकालने के बाद जी मिथिलेश जी को दोबारा याद नहीं करते, पलट के भी नहीं देखते। रविंद्र जी, मैं ये कहूंगा कि जिस लोकसभा में जय फलस्तीन बोला गया, कोई वहां ऊंट लेके जा रहा है, कल कोई हाथी लेके जाएगा, कोई ट्रैक्टर लेके जा रहा है, तो क्या वहां लोकसभा में हाथी का मल साफ करने के लिए लगेंगे? क्या उनको चारा रखेंगे? आप लोकतांत्रिक जो परंपराएं उनके साथ मजाक बना रहे हैं, उस पर भी तो विचार होना चाहिए। जय फलस्तीन वादे बोलने के लिए आज एक वकील ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, तो समर्थन दे रहे हो? हाँ, एमआईएम ने बोला, लेकिन जो जय हिंदू राष्ट्र बोलते हैं उनपे भी कार्रवाई कीजिए, जो जय फलस्तीन बोलते हैं उनपे भी कार्रवाई कीजिए। जय हिंदू राष्ट्र, ये कोई बोला ना, ये गलत बात है। आप अगर संविधान के इतर कुछ भी बोलेंगे तो उसके ऊपर आपत्ति होनी चाहिए। और संविधान हिंदुओं के कितने विरोधी हैं, इनको हिंदू राष्ट्र, ये फिलिस्तीन का सम्मान कीजिए। हिंदू संस्कृति और प्रताप जी क्या संविधान बीजेपी की एक दुखती रग बन गई है? प्रताप जी, क्या संविधान बीजेपी की एक दुखती रग बन गई है? मुस्लिम देश इनको मंजूर है, ये जय पाकिस्तान बोलने में भी इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बोलने में बिल्कुल। एक 10 सेकंड जल्दी से निरंजन जी, क्या संविधान दुखती रग बन गई? 10 सेकंड सर। निरंजन जी, क्या संविधान दुखती रग बन गई है बीजेपी के लिए? देखिए रविंद्र जी, कहीं ना कहीं ये पब्लिक सब जानती है, और जिस तरीके से भी बात जो हो रही थी, देखिए जब जय हिंद राष्ट्र बोला गया तो तमाम विपक्ष एक साथ चिल्ला उठा, एक साथ खड़ा हो गया उसके पेट में। लेकिन जय इजराइल बोले, जय फलस्तीन बोलने के ऊपर इनको कहीं कोई आपत्ति नहीं थी, किसी ने चूक नहीं किया। मैं समय इतना ही है, चारों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और जाहिर तौर पर डिबेट के टॉपिक को लेकर अगर बात है तो ये मुद्दा इसलिए जरूरी है कि इस पर बड़े राजनीतिक दल, सत्ता और पक्ष आमने सामने आ गए हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं, जनता यही चाहती है, जो उनसे जुड़े हुए मसले हैं उस पर बात ज्यादा होनी चाहिए, और फिर उसी लिहाज से चर्चा भी उसी मुद्दे पर होगी। फिलहाल आज 8 की 5 में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।